हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जहां कि मैं आपको यूपी टीजीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर पुराने हैं जो कि अदर ऑर्गेनाइजेशन और आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, मैं उन क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, यूपी टीजीटी के भी डाल रखे हैं और एलटी ग्रेड का भी डाल रखा है, केवीएस का भी डाला हुआ है। तो अभी नवोदय का मैं पेपर बता रहा हूं और नवोदय का पहला पार्ट मैंने डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ना है आज हम लोग देखते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 161 क्वेश्चन यानी 120 से, क्योंकि इसमें जो पेपर होता था आपका नवोदय विद्यालय में, तो 120 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से था 2016 में और 80 क्वेश्चन जो थे वो आपके अपने सब्जेक्ट से थे। तो 120 क्वेश्चन अदर से था और 80 क्वेश्चन थे अपने। तो हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हुआ था 121 से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 121 से लेकर 161 तक का मैंने पहले पार्ट में डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 162 से 200 तक का, पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। थोड़ा सा हाँ, अभी ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि when an individual change his her behavior or attitude in order to adhere to existing social norms is termed as। अगर जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कन्फर्मिटी। ठीक है, इसको यहाँ पर ए ऑप्शन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 को देख लेते हैं। 163 यहाँ पर है कि विच ऑफ द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैज़ बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन। तो बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी है जो बायोलॉजिकल होती है, दैट इज इंस्टिंक्ट थ्योरी, यानी कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत होता है वो आपका, ठीक है, बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, जीव विज्ञान संबंधी है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164, where social values of sports is measured in terms of success in competition, athletes are sure to attach more importance to। तो जहाँ खेलों में क्या होता है कि सामाजिक मूल्यों के मापन के आधार पर सफलता मतलब सबसे अधिक माना जाता है, ठीक है, वहाँ पर खिलाड़ी सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं, क्योंकि उन्हें सफलता ही, सोशल वैल्यू उन्हें सफलता ही दिलाती है। तो वो किस चीज़ के लिए मतलब खेलते हैं, उनके दिल में क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि इस समय सामाजिक वैल्यू जिस तरह से मिल रही है, महत्व मिल रहा है, उसमें जो खिलाड़ियों का जो सोशल इंटरेक्शन, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे हैं ना, ये सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे पूछा हुआ है। तो इस टॉपिक को मैं कराऊंगा थ्योरी पार्ट में, आप चिंता मत करिएगा बस, लेकिन अभी टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं करा पा रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इज टर्म्ड एज। अगर किसी दूसरों के प्रभाव के कारण हमारी जो परफॉर्मेंस है वो घटती है या बढ़ती है तो उसे हम सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं, सामाजिक सम्मान देना। ठीक है, किसी दूसरों के कारण अगर हमारे उस पर इफेक्ट हो रहा है तो उसे हम सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच एस्पेक्ट्स ऑफ एथलीट पर्सनालिटी डू स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सोशियोमेट्रिक टूल्स एंड टेक्निक्स। तो क्या होता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खिलाड़ी की पहचान करने के लिए सोशियोमेट्रिक टूल्स और टेक्निक का यूज करते हैं, और ऐसा वो क्यों करते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इंटर ग्रुप इंटरैक्शन। अंतर समूह बातचीत को जानने के लिए सोशियोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जेएल मोनेरो ऐसे पहले व्यक्ति थे, जेएल मोनेरो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सोशियोमेट्रिक को खोजा था, और इन्होंने ही सबसे पहले खिलाड़ियों पर इसका परीक्षण किया हुआ था। तो इन्होंने टर्म्स भी दिया था सोशियोमेट्रिक। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होता है कि आपस में जो मतलब टीम होती है, टीम मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इसको दर्शाने का एक ग्राफ होता है, एक टेक्निक और एक टूल्स होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 को देख लेते हैं
यहाँ बोल रहा है कि व्हेन एमंग ग्रुप मेंबर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन इज नोटिस देन द ग्रुप इज सेड टू बी। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन जब होता है तो उसे हम टीम कोहेजन कहते हैं। टीम कोहेजन यानी कोहेसिव, ये ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 क्या कह रहा है यहाँ पर कि इन ऑर्डर दैट अ प्लेयर ऑफ अ नेशनल टीम should put in consist effort and give out quality performance, it is all the more necessary for the team captain to be truly। मतलब एक राष्ट्रीय टीम का कोई खिलाड़ी है उत्तर परिणाम देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, ठीक है। इसके लिए उस टीम के कप्तान को विशेष रूप से कैसा होना चाहिए? अगर कोई खिलाड़ी है वो चाहता है कि मतलब निरंतर प्रयास कर रहा है चीज़ों को सही करने के लिए और अच्छा करने के लिए, तो उसे होना चाहिए डेमोक्रेटिक, जो कि जब तक डेमोक्रेटिक नहीं होंगे तब तक आप पूरे टीम को अच्छा नहीं करा सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं। सिर्फ अकेले खिलाड़ी कोई भी टीम को नहीं जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि विच कम्युनिकेबल डिजीज इज आल्सो नोन एज हैंसन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग को हम हैंसन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 यहाँ पे है कि व्हेन ग्रुप मेंबर्स आर प्री एग्जिस्टिंग हैविंग फेस टू फेस इंटरेक्शन हैव क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एंड शेयर वार्म इमोशनल बॉन्ड्स इज नोन एज। तो समूह के ऐसे सदस्य जो हमेशा आमने सामने वार्तालाप करते हों, सारे निकटता रखते हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट इज प्राइमरी ग्रुप, उसे हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 171 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है कि रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स का कितना होना चाहिए? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 4:1 रेशियो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 172 को देख लेते हैं। प्रोटीन्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ डाइट। तो किसके लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसके डाइट का मेजर पार्ट होता है प्रोटीन? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं, यानी कि शक्ति प्रधानता वाले खेल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 को देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस फॉर सीनियर सिटीजन। ये सीनियर सिटीजन रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, ये क्लास 12 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उनके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए सीनियर सिटीजन के लिए जो टेस्ट कराया जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 6 मिनट वॉक टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। द टर्म कार्बोहाइड्रेट लोडिंग यूज्ड बाय एथलीट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन। तो जो एक टर्म होता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टोर इन अवर मसल्स। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मतलब क्या है कि जो हम एनर्जी अपने मसल्स में स्टोर करते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड टू इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होती है जिससे हम मसल मास और स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड एन एलिमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे स्वास्थ्य संबंधित कंपोनेंट फिटनेस का नहीं माना जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर 4, रिएक्शन टाइम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 को देख लेते हैं। तो कोड ऑफ इथिक्स इज कंसीडर्ड टू बी। तो इथिक्स का मतलब होता है मोरल, यानी कि आप कोई भी प्रोफेशन का इथिक्स होता है, कोड कंडक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोफेशन का मतलब होना चाहिए कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, यानी व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में कार्य करना चाहिए। दैट इज कोड ऑफ इथिक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 को देख लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, आप जानते हो कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को निकालने का यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है आपका क्या, ये देखिएगा ध्यान से आप फॉर्मूले को। यहाँ पे होता है कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ने बताया है कितना, तो
तो 300 सेकेंड हुआ, और इसके बाद अपॉन यहाँ इंटू 100 नीचे होता है 2 इंटू सम ऑफ टोटल पल्स रेट। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 171.43। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल पल्स रेट यानी तीनों जो यहाँ पल्स रेट दिया हुआ है 80, 70 और 60, इनको क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे 210 यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे इंटू 2 है, और यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो आप जब करेंगे तो 71.43 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। 300 सेकेंड यानी कि 5 मिनट का जब हम करते हैं तब 300 सेकेंड होता है, ये फॉर्मूले में ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 क्या कह रहा है यहाँ पे कि सिस्टमैटिक वेट ट्रेनिंग में लीड टू ट्रेमेंडस डेवलपमेंट इन। अगर हम सिस्टमैटिक ट्रेन कर रहे हैं, किसी को करा रहे हैं, तो वो क्या डेवलप करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180 को देख लेते हैं। यहाँ है कि विच इज़ द मिडिल कोर्स ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। तो जो हार्ट का जो मिडिल लेयर होता है 3 लेयर से बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ मायोकार्डियम। और एक बात बताना चाहूँगा कि हार्ट मसल्स को मायोकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा स्पोर्ट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। ये क्वेश्चन आपका DSSB में और कई जगहों पे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे पहले वाले पार्ट में भी मैंने बताए थे। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अगर आप इनको प्रैक्टिस करके जाते हैं तो डेफिनेटली कि कोई आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 20 से 30 या 40 भी मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके समय को बचाते हैं, जिससे कि आप जो क्वेश्चन नहीं आता है उनको करने का तरीका बनाते हैं। द की कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, अगर हम स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट कौन माना जाता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को सबसे सही माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करनी है, तो उसके लिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट होगा, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट को हम सबसे सही मानते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे कह रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज 30 to 50% ऑफ मैक्सिमम वेट लिफ्टेड। यानी कि आप अपनी पूरी क्षमता का क्या कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें आपने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 30 to 50% वेट लेकर ट्रेनिंग को स्टार्ट किया और वेट को लिफ्ट किया है, तो उसकी जो इंटेंसिटी जोन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो दैट इज ऑप्शन, ये आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लो होना चाहिए। ठीक है, लो होता है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर क्राइटेरिया ऑफ टैलेंट डिटेक्शन वाज नॉट सजेस्टेड बाय गिम्बल। तो गिम्बल के द्वारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सा एक वेरिएबल इसमें से नहीं बताया गया है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सोशल वेरिएबल्स। बच्चों का सोशल वेरिएबल्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में किसी प्रकार का कोई मायने नहीं रखता है अकॉर्डिंग टू गिम्बल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है कि व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर टू लो नॉर एक्सेस ऑफ एन एथलीट्स कैपेसिटी इट इज कॉल्ड। तो जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से ना तो बहुत ज़्यादा मिल रहा ना तो बहुत कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमल लोड कहते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 को देख लेते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है, द ड्यूरेशन ऑफ मैक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 12 मंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188, तो यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लोडिंग
does exercise like jumping from a bench to the floor and then immediately back on the bench. तो इसे हम क्या कहते हैं कि जब हमने कोई लोड दिया हुआ है और उस लोड में हम बोलते हैं खिलाड़ी को कि बेंच पर जंप करो, फिर आओ जंप करके बेंच से नीचे आओ, फिर जंप करके ऊपर जाओ, तो इस तरह की जो ट्रेनिंग मेथड कराते हैं वो हम कराते हैं पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग में, ठीक है, जिसमें कि हम एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोजिव पावर, ठीक है, एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 189 क्या कह रहा है कि रैपिड वेट लॉस ओवर 24 टू 48, ठीक है, आर्स कैन ओनली टू एट्रीब्यूटेड टू। अगर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना वेट को लॉस कर ले 24 से 48 घंटे के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा तरीका है वाटर लॉस, ठीक है। इसके लिए एक ड्रग आता है, अगर आपको उस ड्रग्स का नाम पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो कि आपके 24 आवर्स में आपके वाटर को बॉडी सबसे ज़्यादा लॉस करता है और आप एक दिन में लगभग 4 से 5 किलो वेट को कम कर सकते हैं, ठीक है, 4 to 5 kg वेट को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 को देख लेते हैं। यहाँ पे है कि व्हेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज टर्न ऑफ बट स्टिल कीपिंग अटैच टू द बॉडी इज नोन एज, मतलब अगर कोई इंजरी हुई है आपको, उस इंजरी में क्या हुआ है कि आपके बॉडी पार्ट का कोई स्ट्रक्चर क्या हुआ है कि निकल गया है, लेकिन फिर भी वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, निकल गया है, टूट गया है, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसे हम एवैल्यूएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 191 की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा और अ स्मॉल सैक कंटेनिंग फ्लूइड इज नोन एज, बसा मतलब कि सूजन हो रही है और झिल्ली में क्या हो गया, तरल पदार्थ कुछ जमा हो गया है, तो उसे हम क्या नाम से जानते हैं? तो इसके बी नाम से, बर्साइटिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 क्या कह रहा है कि फॉर स्प्रेन्ड एंकल कंट्रास्ट बाथ एज अ मेजर ऑफ रिहैबिलिटेशन शुड बी गिवन। तो अगर कोई किसी का स्प्रेन्ड एंकल है यानी कि मोच एंकल में, तो उसे कंट्रास्ट बात हमें कब देना चाहिए एज अ रिहैबिलिटेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली व्हेन स्वेलिंग हैज स्टेबलाइज, मतलब कि जब उसकी स्वेलिंग स्थिर हो जाए तब हमें कंट्रास्ट बात का यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 193, तो थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193 को देख लेते हैं। Who among the following use beta blockers to reduce blood pressure so as to achieve a level of greater steadiness stability while performing in their respective sports events? तो किस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं अपने इवेंट्स में बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं, जो कि स्टेडी मूवमेंट के लिए यानी स्थिरता के लिए उन्हें चाहिए होती है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आर्चर एंड शूटर्स को क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए, स्टेडी मूवमेंट चाहिए, इसलिए वो बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। दैट इज अ गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एचलीज टेंडनाइटिस इज टू स्ट्रेंथन द, अगर हम अपने एचलीज टेंडनाइटिस को क्या करना है, स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे मजबूत होगा, किस प्रभाव को कम करने से मजबूत होगा? तो उसके कम करने से, टेंडनाइटिस से कम करने के, स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम काफ मसल्स को क्या करेंगे, ज़्यादा मजबूत करेंगे, तो टेंडनाइटिस की जो स्ट्रेंथ है उसमें प्रभाव थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये आपकी काफ मसल से जुड़ा हुआ होता है टेंडिस, ये सबसे बड़ा टेंडन होता है आपके बॉडी का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल इफेक्ट ऑफ हीट एप्लीकेशन? इसमें से हीट एप्लीकेशन का मतलब निम्न में से कौन सा हीट एप्लीकेशन का प्रभाव नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज मसल स्टोन। हीट एप्लीकेशन में मसल स्टोन को इम्प्रूव नहीं किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 196। तो ये क्या कह रहा है? द ड्रग दैट स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, वह कौन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसा ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यानी उत्तेजित करता है? तो दैट इज एम्फेटामाइंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 197 को देख लेते हैं। यहाँ पे है
कि इफ़ इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी इट विल इनेबल हिम टू, अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज है, उसने नॉलेज प्राप्त किया है सेफ्टी का, तो इससे उसे क्या करने में आसानी होगी या उसे किस योग्य बना देता है ये चीज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, प्रिवेंट इंसिडेंस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो किसी भी दुर्घटना से वो रोकने होने से वह उसको बचा सकता है क्योंकि उसने सेफ्टी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है और जानकारी है। ठीक, इसीलिए फिजिकल टीचर को भी रिहैबिलिटेशन और आपको फर्स्ट एड के प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं ताकि कब आपके आसपास ग्राउंड में कोई एक्टिविटी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अच्छे से डील कर सकें। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 198। तो क्वेश्चन नंबर 198 क्या कह रहा है कि विच फूड सप्लीमेंट इज टेकन बाय एथलीट टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन एंड टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। तो वो कौन सी ऐसी सप्लीमेंट है जिसके द्वारा क्या होता है, खिलाड़ी के द्वारा लिया जाता है और मसल्स ब्रेकडाउन होने से उसको बचाता है और इम्प्रूव करता है किसको, आपके इम्यून सिस्टम को। तो इसे हम ग्लूटामाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि when athlete use several different type of steroids at the same time is called। अगर कोई खिलाड़ी है और वो डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स ले रहा है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, बहुत तरीके के ड्रग्स ले रहा है, तो एक ही समय में अलग अलग तरीके के ड्रग्स का यूज़ करने का जो टर्म्स होता है उसे हम बोलते हैं स्टैकिंग करना, स्टैकिंग इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Variety of narcotics derivatives of opium poppy plants taken by athletes in fact serve to them as a powerful। तो खिलाड़ियों के द्वारा जो नैर्कोटिक्स लिया जाता है जैसे ओपियम हुआ, पॉपी प्लांट हुआ, ठीक है, अफीम हुआ, ये सब सुना ना आपने, तो वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर साबित होता है। तो आपको बता दूं कि जो ये होता है ना, नैर्कोटिक्स होते हैं, इसमें जो अफीम वगैरह होते हैं ये आपके पेन किलिंग का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे पूछ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा अच्छा कहीं होता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर को लगाना, क्योंकि ये इस क्वेश्चन की क्वालिटी है। और आपने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी नहीं होती है, कहीं भी उठा के और बहुत सारे रॉन्ग आंसर दे रखे हैं, उन्होंने कन्फ्यूज़ किया हुआ है, तो वो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत कम होते हैं। बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलायबल होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और इनके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।